हाँ वेलकम बैक जनता। लास्ट टाइम हम लोगों ने साउंड वेव स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को साउंड वेव्स के बारे में एक फिजिकल सेंस भी दिया था कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में, ठीक है, या फिर इन जनरल कोई भी लॉन्जिट्यूडल वेव जब ट्रैवल करती है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। आरियस में सर कंप्रेशन क्या था? कंप्रेशन मतलब वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। रेयरफ्रैक्शन मतलब वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है। नॉर्मल डिस्टेंस से अगर पास में आ गए तो दैट वाज नोन एज कंप्रेशन, नॉर्मल डिस्टेंस से दूर चले गए तो दैट वाज नोन एज रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ रखा था। इवन हम लोगों ने साउंड वेव को मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस करना सीख लिया था, ठीक है। आपको याद होगा कि जो हम लोग के पास साउंड वेव जो थी, ठीक है, हमारे पास जो साउंड वेव जो आ रही थी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ रहा था, मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा था, S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P एट पोजीशन x एंड टाइम t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। आरियस में, ठीक है। अब आपको याद रहेगा कि जो नेचर ऑफ इक्वेशन आ रही थी लॉन्जिट्यूडल वेव की, वो सेम नेचर आ रही थी ट्रांसवर्स वेव की। क्यों? क्योंकि मेरे पास लॉन्जिट्यूडल वेव का भी सोर्स SHM परफॉर्म कर रहा था, ट्रांसवर्स वेव का भी सोर्स SHM परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या था? ट्रांसवर्स वेव में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा था, इस वजह से मैंने डिस्प्लेसमेंट को yp डिनोट किया था। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है तो मैं उसको xp डिनोट कर सकता था, लेकिन x मैंने ऑलरेडी पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज कर रखा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई थी इक्वेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। जो फिलहाल अपन कौन से टाइप की लॉन्जिट्यूडनल वेव देख रहे हैं? साउंड वेव। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आपने जो ट्यूनिंग फोक का जो एग्जाम्पल दिया था हमको समझ में तो आ गया, लेकिन और कोई एग्जाम्पल है जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन को? बच्चों होता क्या है कि जब मैं ट्यूनिंग फोक की बात कर रहा हूं तो ट्यूनिंग फोक के वाइब्रेशंस की वजह से, ट्यूनिंग फोक के ऑसिलेशंस की वजह से कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन एयर में क्रिएट हो रहा था। ट्यूनिंग फोक के ऑसिलेशन की वजह से कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन एयर में क्रिएट हो रहा था, और भाई एयर तो हमको दिखाई देती नहीं है, इस वजह से हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी उसको इमेजिन करने में, आरियस में। लेकिन मान के चलो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं फिजिकली देख सकता हूं कि जहां पे कंप्रेशन फॉर्म हो रहे हो और रेयरफ्रैक्शन फॉर्म हो रहे हो, तो उसको समझना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव मैंने आपको बता रहा हूँ, स्लिंगी। स्लिंगी आप लोग को पता होगा, एक स्प्रिंग टाइप का टॉय रहता है वो, आरियस में, ठीक है, जो काफी फ्री टू मूव रहता है, ठीक है ना। अब मान के चलो इनिशियली स्लिंगी को मैंने ग्राउंड पे रख रखा है, ठीक है, एट रेस्ट। इनिशियली मैंने स्लिंगी को ग्राउंड पे एट रेस्ट रख रखा है, ठीक है। सर ग्राउंड पे क्यों रखा? अगर ऑब्वियस ही बात है यार गधेड़ो, अगर हाथ में रखूंगा, अगर हवा में रख रहा हो तो वो नीचे लटक जाएगा और मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन देखना था, इस वजह से मैंने उसको ग्राउंड पे प्लेस कर रखा। अब एक साइड से मैं उसको हाथ से पकड़ के रख रहा हूँ और दूसरी साइड से मैं हाथ जो है उसको आगे पीछे ऑसिलेट करा रहा हूँ। इमेजिन करके देखो, एक साइड से मैंने उसको हाथ से पकड़ रखा है और वहां पे स्टेशनरी है मेरा हाथ, दूसरा हाथ जो है मैं उसको आगे पीछे मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं स्लिंगी को आगे पीछे मूव कराता हूं तो आपके पास कुछ ऐसा शेप फॉर्मेशन दिखाई देगा। आप अच्छे से नोटिस करना, जब मैं स्लिंगी को आगे पीछे लेके जाता हूं तो जैसे मैं आगे लेके गया तो कंप्रेशन दिखाई देगा, जैसे मैं पीछे लेके गया तो रेयरफ्रैक्शन दिखाई देगा, फिर आगे लेके गया तो कंप्रेशन दिखाई देगा, फिर पीछे लेके गया तो रेयरफ्रैक्शन दिखाई देगा। तो कंप्रेशन जा रहा है, फिर रेयरफ्रैक्शन जा रहा है, फिर कंप्रेशन जा रहा है, फिर रेयरफ्रैक्शन जा रहा है, फिर कंप्रेशन जा रहा है, फिर रेयरफ्रैक्शन जा रहा है, आरियस में। तो इस एग्जाम्पल में आप फिजिकली देख सकते हो कि कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रही ना बात? समझा नहीं समझा, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स व्हिच comprises of compression and रेयरफ्रैक्शन। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई जनता, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो मेरे पास मैकेनिकल वेव्स जो रहता है जिसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक टाइप था ट्रांसवर्स वेव, एक टाइप था मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैकेनिकल वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हो, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, या लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हो, साउंड वेव, या फिर ये वाला जो एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था लेटेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूं, तो दोनों वेव्स इस वजह से पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम। इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम मतलब क्या कि अगर आपने मीडियम पार्टिकल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटाया
तो वापस आने की टेंडेंसी, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की टेंडेंसी, दिस इज नोन एज इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम। आ रही बात समझ? ठीक है, हाँ भाई, तो हमको समझ में आ गया था कि मैकेनिकल वेव्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आप भी खुश, मैं भी खुश, दुनिया सही चल रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको साउंड वेव पढ़ाया था, तो मैंने आपको साउंड वेव का जब फिजिकल सेंस दिया था, तो मैंने आपको साउंड वेव के फिजिकल सेंस में जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बताया था, तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन बताया था जहां पे प्रेशर और डेंसिटी हाई हो गई है, रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन बताया था जहां पे प्रेशर और डेंसिटी लो हो गई है। सर हमारी ना बात, ठीक है। तो सर आपने फिजिकल सेंस में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी बताया और मैथमेटिकल सेंस में इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताया, तो क्या उनके बीच में भी आपस में कुछ रिलेशन है? ऑब्वियसली रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने साउंड वेव को प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में पढ़ा था, अब उसको मैथमेटिकली भी हम लोग प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान के चलो ये मेरे पास एयर मीडियम है जिसमें फिलहाल कोई साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर रही। अगर कोई साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर रही तो ना ही तो कंप्रेशन क्रिएट है, ना ही तो रेयरफैक्शन क्रिएट है। तो मान के चलो इसका अपना नेचुरल प्रेशर है P0, नेचुरल प्रेशर है P0 विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमने देखा था कंप्रेशन मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया है तो वहां पे मेरे पास प्रेशर P0 से P0 प्लस डेल्टा P हो गया होगा, P0 से P0 प्लस डेल्टा P। और रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन है जहां पे मेरे पास प्रेशर घट गया है, तो वहां पे प्रेशर P0 से P0 माइनस डेल्टा P हो गया होगा। समझ ना बात? अब अगर मैं इस डेल्टा P की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं इस डेल्टा P की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि ड्यू टू कंप्रेशन कितना प्रेशर बढ़ रहा होगा एंड ड्यू टू रेयरफैक्शन कितना प्रेशर घट रहा होगा। अरे इसमें किससे बढ़ रहा है, किससे घट रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हाँ, मान के चलो मैं एक सेक्शन ऑफ एयर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन ऑफ एयर कंसीडर कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा सेक्शन ऑफ एयर कंसीडर कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? ठीक है, उस छोटे से सेक्शन ऑफ एयर में x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट में देख रहा हूं dx, एक छोटा सा एलिमेंट में देख रहा हूं dx एलिमेंट। समझ में आ रही बात? मैंने मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको मैं मान के चलो कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ? कैपिटल एस। क्यों सर कैपिटल एस? ए से क्यों नहीं डिनोट कर रहे? क्योंकि यार ए जो है मैंने ऑलरेडी एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर रखा है, तो एरिया को मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत। अब देखो इस एयर मीडियम में मान के चलो अगर मैं यहां से एक साउंड वेव भेजता हूं, यहां से मैं साउंड वेव भेज रहा हूं, यहां से मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही साउंड वेव इस पॉइंट पे पहुंचेंगी, ठीक है, जैसे ही साउंड वेव इस छोटे से एलिमेंट पे पहुंचेंगी, तो उस साउंड वेव की वजह से मैंने मान लिया, उस साउंड वेव की वजह से मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस वाला जो सरफेस है उसमें कुछ s डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? s डिस्प्लेसमेंट। और x प्लस dx वाला जो सरफेस है, वहां पे मेरे पास s प्लस ds डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? s प्लस ds डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये वाला सरफेस भाई साहब यहां पे आ गया, ये वाला सरफेस भाई साहब यहां पे आ गया। समझी बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक नया डायग्राम भी बना लेता हूँ, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम तो सर करने मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं। देखिए ये अपना एयर कॉलम था और ये अपने पास x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये एक एलिमेंट है और dx डिस्टेंस पे ये दूसरा सरफेस। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और मैंने dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया था। ठीक है, तो ड्यू टू साउंड वेव ये सरफेस जो है कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? s डिस्प्लेस हो गया।
x डिस्टेंस वाला सरफेस जो है वो कुछ s डिस्प्लेस हो गया स्मॉल s, और x प्लस dx वाला जो सरफेस है, x प्लस dx वाला जो सरफेस है, मान के चलो s प्लस ds डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? s प्लस ds डिस्प्लेस। मतलब ये वाला सरफेस अब यहां पे आ गया है, ये वाला सरफेस अब यहां पे आ गया है। समझ बात? ठीक है, अब इससे हम क्या कमेंट कर सकते हैं सर? लेकिन एक बात बताइए, आपने x डिस्टेंस वाले को s डिस्प्लेस किया, आपने x डिस्टेंस वाले को s डिस्प्लेस किया, और x प्लस dx वाले को आपने s प्लस ds डिस्प्लेस किया। दोनों को अलग अलग डिस्प्लेसमेंट क्यों? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास साउंड एनर्जी आ रही होंगी या फिर जब मेरे पास साउंड वेव आ रहा होगा, ठीक है, तो उस साउंड वेव की वजह से हर पार्टिकल सेम डिस्प्लेस थोड़ी ना होने वाला है। अगर हर पार्टिकल सेम डिस्प्लेस हुआ होता तो ना ही तो कंप्रेशन फॉर्म हो रहा होता, ना ही तो रेयरफ्रैक्शन फॉर्म हो रहा होता। आरियस में अच्छे से देखो, ये वाला सरफेस s डिस्प्लेस हुआ है, ये वाला सरफेस s प्लस ds डिस्प्लेस हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे इसका डिस्प्लेसमेंट s, इसका डिस्प्लेसमेंट s प्लस ds, मतलब ये जो ओरिजिनल लेंथ जो dx थी, ओरिजिनल लेंथ एलिमेंट की जो dx थी, अब वो ओरिजिनल लेंथ बढ़ गई है, अब वो ओरिजिनल लेंथ बढ़ गई है। अब लेंथ होगी होंगी मेरे पास dx प्लस ds, अब लेंथ होगी होंगी मेरे पास dx प्लस ds। समझना रही बात? अब मेरे पास लेंथ होगी होंगी dx प्लस dx। समझा? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई जनता, ठीक है, तो मैंने देख दिया था कि ये आगे वाला सरफेस s डिस्प्लेस हुआ था, तो ये वाला सरफेस s प्लस ds डिस्प्लेस हुआ था। अब अगर अच्छे से देखो, अगर ds पॉजिटिव है, अगर ds पॉजिटिव है तो इसका डिस्प्लेसमेंट s है, इसका डिस्प्लेसमेंट s प्लस ds है। मतलब ये ज्यादा शिफ्ट हुआ है, ये कम शिफ्ट हुआ है, तो मेरे पास ओवरऑल एक्सपेंशन आया होगा, मेरे पास ओवरऑल एक्सपेंशन आया होगा, मतलब रेयरफ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या क्रिएट हो रहा है? रेयरफ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर ds की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर ds की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट s है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s माइनस ds होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s माइनस ds होगा। मतलब ये ज्यादा शिफ्ट हुआ है, ये कम शिफ्ट हुआ है, तो मेरे पास ओवरऑल कंप्रेशन आता है, मेरे पास ओवरऑल कंप्रेशन आता है। समझ में आ रही बात? तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ds, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ds मेरे पास रेयरफ्रैक्शन या कंप्रेशन क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, खैर हाँ भाई चंदन, तो यहां तक हमको समझ में आ गया था कि मेरे पास इनिशियल लेंथ थी dx, अब लेंथ होगी होंगी मेरे पास dx प्लस ds। अब मेरे पास लेंथ कितनी होगी होंगी? dx प्लस ds। आरियस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको अच्छे से याद हो ना, तो इनिशियली हमारे पास मोटिव था क्या? हमको निकालना था, हमको एक्चुअली निकालना था कि चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है, कि चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है। जब मैं साउंड एनर्जी भेज रहा हूँ तो उसकी वजह से चेंज इन प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो चेंज इन प्रेशर कितना है हमको वो निकालना था। अभी फिलहाल हमको मिला क्या है कि मेरे पास इनिशियली लेंथ dx थी, अब लेंथ हो गई dx प्लस ds। अरे भाई अगर इनिशियल लेंथ dx थी, अगर इनिशियल लेंथ dx थी तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल वॉल्यूम याद होगा आप लोगों को, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मेरे पास एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम होता है मेरे पास एरिया इंटू हाइट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया कैपिटल एस इंटू हाइट dx, ठीक है। वो जो एलिमेंट को मैं कंसीडर कर रहा था उसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया कैपिटल एस इंटू dx। उसी का अगर मैं फाइनल वॉल्यूम देखता हूं, तो एरिया कैपिटल एस इंटू हाइट इज dx प्लस bs। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ भाई। तो अभी तक हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है, तो मैं चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूं। मैं क्या निकाल सकता हूं फिलहाल? चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल था मेरे पास s इंटू dx प्लस ds माइनस इनिशियल वॉज कैपिटल S इंटू dx। ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा v इज इक्वल टू s इंटू dx प्लस s इंटू ds माइनस s इंटू dx। कि s इंटू dx बाजे तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया s इंटू ds। चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास? s इंटू ds। बहुत बढ़िया, बहुत खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन बात यह है कि मुझे चेंज इन वॉल्यूम मिला है और मुझे निकालना क्या है? चेंज इन प्रेशर। मुझे मिला है चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन मुझे निकालना है चेंज इन प्रेशर। आरियस मैम, अच्छा भाई, मैं एयर की बात कर रहा हूं जो एक फ्लूइड है,
ठीक है, उसमें मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम मिला है और निकालना है चेंज इन प्रेशर। अच्छा, आपको याद होगा इलास्टिसिटी टाइम में मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था बल्क मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। ठीक है, जब मैं आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा रहा था, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, उसमें से एक था मेरे पास बल्क मॉडुलस। So what was bulk modulus? Bulk modulus was minus V dP by dV. Bulk modulus was minus V dP by dV. मैं आपको एक बार bulk modulus वापस से रिकैप करा देता हूँ। मान के चलो अपने पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्फीयर ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, उसका इनिशियल वॉल्यूम मान के चलो V है, उस स्फीयर का इनिशियल वॉल्यूम है V और उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कुछ P0। उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? P0। अब अगर मैं उस पर प्रेशर बढ़ाता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा, होगा, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर मैं उससे प्रेशर घटाता हूं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रेशर चेंज की वजह से वॉल्यूम चेंज आ सकता है, प्रेशर चेंज की वजह से वॉल्यूम चेंज आ सकता है। ठीक है, अब चाहे वो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बात ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भी चलता हूँ। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पास प्रेशर चेंज के हिसाब से वॉल्यूम चेंज आएगा। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस इज यूजुअली डिफाइंड फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, मतलब बेसिकली फ्लूइड्स। ठीक है सर, सॉलिड्स के लिए क्यों नहीं? क्योंकि सॉलिड्स के लिए मुझे बहुत लार्ज प्रेशर चेंज पे छोटा सा वॉल्यूम चेंज दिखाई देगा। सॉलिड्स पे बहुत लार्ज प्रेशर चेंज पे मुझे छोटा सा वॉल्यूम चेंज दिखाई देगा। जैसे कि एक स्फेरिकल मान के चलो, एक मेरे पास आयरन स्फीयर होता, तो आयरन स्फीयर को अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो तो कभी दबेगा ही नहीं, मतलब जितनी ताकत लगा दो कंप्रेस नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज ऑलमोस्ट जीरो। तो सोचो उसका बल्क मॉडुलस कितना हाई है। ठीक है, तो सॉलिड्स के मेरे पास बल्क मॉडुलस बहुत हाई होता है, इस वजह से वो यूज नहीं करते, उनके लिए हम यंग्स मॉडुलस यूज कर लेते हैं। लेकिन लिक्विड्स एंड गैस में छोटे से प्रेशर चेंज में भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज आता है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आती है। इस वजह से बल्क मॉडुलस जो है वो यूजुअली हम लोग फ्लूइड्स के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे पास वॉल्यूम चेंज है और मुझे प्रेशर चेंज निकालना है, तो भाई साहब कौन अपनी मदद करने वाला है? बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टर्म्स होते क्या थे? B इज इक्वल टू माइनस V, V वाज इनिशियल वॉल्यूम, dP इज चेंज इन प्रेशर, dV इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस V, इनिशियल वॉल्यूम कितना था मेरे पास? S इंटू dx इंटू चेंज इन प्रेशर। अब देखो मैं चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास S इंटू ds आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास S इंटू ds आ रहा है, मतलब एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम बहुत छोटा सा आ रहा है, तो उसको मैं dV से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? dV से डिनोट करूंगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम बहुत छोटा है तो उसके चेंज इन प्रेशर भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, उसके चेंज इन प्रेशर भी बहुत छोटा होगा, तो चेंज इन प्रेशर को मैं dP से डिनोट करूंगा। तो dP अपॉन चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा था मेरे पास? S इंटू ds। समझ में आ रही बात? तो क्या कैपिटल एस बाजे, तो मेरे पास बल्क मॉडुलस आ गया माइनस dx अपॉन ds इंटू dP। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर को एक साइड रखता हूं, बाकी सब दूसरे साइड फेंकते हैं, तो उससे मेरे पास आ जाएगा। चलो यहां पे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास आ गया dP इज इक्वल टू माइनस B इंटू ds अपॉन dx। dP इज इक्वल टू माइनस B इंटू ds अपॉन dx। बहुत बढ़िया, वे ds इज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एंड dx इज इनिशियल। ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x मेरे पास पहले भी आया था। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x क्या आया था? a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x आया था मेरे पास a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। ठीक है, बहुत सारी जगह ये जो एम्पलीट्यूड a जो है इसको s नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? s नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब से हम लोग s नॉट से डिनोट करेंगे क्योंकि यूजुअल नोटिफिकेशन वही है। यूजुअली जो अपन लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड फॉर साउंड वेव्स या फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, उसको अपन लोग s नॉट से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ x है तो क्या मैं ds बाय dx निकाल सकता हूँ? ds बाय dx मतलब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं तो s नॉट एज इट इज बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे पास cos ओमेगा t माइनस kx, तो माइनस kx की जगह मेरे पास एक और माइनस k यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस kx प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये माइनस क्या है? यूजिंग चेन रूल,
तो मेरे पास फाइनली आ गया ds अपॉन dx, ds अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। ds अपॉन dx मेरे पास आ गया माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। समझ बात? ये ds अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दी, तो चेंज इन प्रेशर मेरे पास आ गया, चेंज इन प्रेशर मेरे पास आ गया dp इज इक्वल टू माइनस एस नॉट के सॉरी माइनस b इंटू माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से देख। ठीक है, एक काम करते हैं, रिजल्ट यहां पे लिख लेते हैं। तो मेरे पास चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर वो हो गया माइनस माइनस बाजे मतलब बचेगा मेरे पास पॉजिटिव बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। और उसी चेंज इन प्रेशर को मैं डेल्टा पी से डिनोट करूँ, उसी चेंज इन प्रेशर को मैं डेल्टा पी से डिनोट करूँ। समझ बात? तो चेंज इन प्रेशर मेरे पास आ गया बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। समझ आ रही बात? ठीक है, तो यहां से मेरे पास चेंज इन प्रेशर एट एनी टाइम टी एट एनी पोजीशन एक्स, उसकी वैल्यू में मेरे पास चेंज इन प्रेशर एट एनी पोजीशन एक्स एट एनी टाइम टी के फॉर्मेट में आ गया। समझ आ रही बात? मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उस एक्स पे एट एनी टाइम टी कितना चेंज इन प्रेशर रहेगा वो मुझे इससे पता चलेगा। समझ आ रही बात? तो मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में विजुअलाइज कराया था कि मेरे पास कंप्रेशन मतलब प्रेशर हाई, डेंसिटी हाई, रेफ्रैक्शन मतलब प्रेशर लो डेंसिटी लो, तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन ये आ गया। समझ आ रही ना बात? तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। अब आप सोच रहे होंगे सर वहां पे मैंने प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी की चेंज भी बात की, वहां पे चेंज इन प्रेशर के साथ साथ मैंने चेंज इन डेंसिटी की भी बात की थी। चेंज इन डेंसिटी पढ़ेंगे भाई साहब, लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक दो चीजें पढ़ना भी और बचा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चेंज इन डेंसिटी का भी एग्जैक्ट इक्वेशन बताऊंगा। समझ आ रही बात? ठीक है, अब अगर आप अच्छे से देखते हो चेंज इन प्रेशर की जो इक्वेशन आई है बी एस नॉट के, ये तो पूरा एक कांस्टेंट है। P बल्क मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कांस्टेंट है, S नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, K जो है मेरे पास वेव नंबर वो भी कांस्टेंट है। तो B S नॉट के मेरे पास पूरा एक कांस्टेंट है, उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P नॉट, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा P नॉट। तो मेरे पास चेंज इन प्रेशर एट एनी पोजीशन x एट एनी टाइम t आ गया डेल्टा P नॉट कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइनल। चेंज इन प्रेशर मेरे पास आ गया डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल, वेयर डेल्टा पी नॉट मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। डेल्टा पी नॉट मतलब डेल्टा पी नॉट मुझे एम्पलीट्यूड बता रहा है। अच्छे से देखो मेरे पास फिर से एसएचएन टाइप की इक्वेशन आ रही है, मतलब चेंज इन प्रेशर भी एक वैसा ही रिलेशन फॉलो कर रहा है। प्लस डेल्टा पी नॉट फिर जीरो, माइनस डेल्टा पी नॉट फिर जीरो, प्लस डेल्टा पी नॉट फिर जीरो, माइनस डेल्टा पी नॉट फिर जीरो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर का जो मैक्सिमम प्रेशर चेंज जो है डेल्टा पी नॉट दैट इज इक्वल टू बी एस नॉट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, समझा? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक लिखिए, फिर आगे आज बस और थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं। ठीक है, एक्चुअली मुझे सिर्फ रिलेशन बताना बचा है, और उसके बाद हम लोग बस सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव इक्वेशन लिखेंगे। बस आज के लिए उतना ही, ठीक है ना? इसको फटाफट कॉपी करिए। आगे चलता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, टेंशन मत लो, उसके एक्सप्लेनेशन अपन लोग कल और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो उसका अपन लोग और फील बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। मेरे पास चेंज इन प्रेशर एट एनी पोजीशन एक्स एट एनी टाइम टी वो आया था डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। ठीक है, डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी वो आई थी मेरे पास एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो इक्वेशन आई थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो इक्वेशन आई थी एट एनी पोजीशन एक्स एट टाइम टी वो आई थी मेरे पास एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइनल। ठीक है,
अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है, खैर ये तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को तो मैं क्या कंपेयर करूंगा, एक प्रेशर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, जब फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है तो उनके एम्पलीट्यूड को क्या कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन नेचर को मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कॉस का टर्म आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास साइन का टर्म आ रहा है, वाह सर वाह, ग्रेट डिस्कवरी, अरे गधेड़ो, अच्छे से देखो, यहाँ पे अगर साइन है, यहाँ पे अगर कॉस है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे मुझे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, तो लोगों को लगता है उनके पास सेम फेस है, लोगों को क्या लगता है, उनके पास सेम फेस है, लेकिन आप फेस तो तब कंपेयर करते हो जब मेरे पास फंक्शन भी सेम रहे, फेस तो आप तब कंपेयर करते हो जब आपके पास फंक्शन भी सेम रहे, तो अगर ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, अगर ये कॉस है तो इसको भी आप कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे पता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो मैं cos थीटा को साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, cos थीटा को मैं साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ। वो लिखने के हिसाब से मेरे पास इसकी इक्वेशन हो गई डेल्टा पी नॉट साइन, ये पूरा अपना थीटा था तो ये तो एज इट इज आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट प्लस पाई बाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सर, क्या ऑब्जर्वेशन है सर, कि अब मेरे पास अगर फंक्शन सेम है, अब अगर मेरे पास फंक्शन सेम है तो क्या मैं फेज कंपेयर कर सकता हूं, अब बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूं। तो अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छे से देखोगे, चेंज इन प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, चेंज इन प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है, चेंज इन प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे फेज है मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे फेज है मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज पाई बाई टू, डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है दैट इज पाई बाई टू, समझ में आ रही बात। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ से डायरेक्टली भी गेस कर सकते थे कि अगर एक कॉस है एक साइन है, तो मुझे पता है जहां पे कॉस की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है, जहां पे कॉस की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस वन होती है, वहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है मेरे पास जीरो, वहां पे मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है जीरो। ऑन दी अदर हैंड जहां पे मेरे पास साइन की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है, जहां पे मेरे पास साइन की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है, वहां पे कॉस की वैल्यू होती है जीरो, वहां पे कॉस की वैल्यू होती है जीरो। तो सर इससे हम क्या बोल सकते हैं, जहां पे कॉस की वैल्यू प्लस माइनस वन, जहां पे कॉस की वैल्यू प्लस माइनस वन, तो अगर यहाँ पे कॉस की वैल्यू प्लस माइनस वन आएंगे तो चेंज इन प्रेशर इज प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट, चेंज इन प्रेशर इज प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट, समझ बात, ठीक है। अच्छे से देखिए, जहां पे कॉस की वैल्यू प्लस माइनस वन और कॉस किस केस में आ रहा था, चेंज इन प्रेशर में, तो यहां से मैं रिलेट क्या कर सकता हूं कि जहां पे डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी इज प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट, उस जगह पे साइन थीटा जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, जहां पे डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ऑन दी अदर हैंड जहां पे साइन की वैल्यू प्लस माइनस वन, साइन किस में आ रहा था सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो जहां पे साइन की वैल्यू प्लस माइनस वन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस एस नॉट, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्लस माइनस एस नॉट, वहां पे कॉस की वैल्यू जीरो, कॉस आ रहा था चेंज इन प्रेशर में मतलब डेल्टा पी इज जीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, समझ आ रही बात, ठीक है। तो जहां पे चेंज इन प्रेशर प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट रहेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल प्लस माइनस एस नॉट रहेगा वहां पे चेंज इन प्रेशर इज जीरो, ठीक है। ये तो आया इसका मैथमेटिकल रिलेशन, और इसी को कल हम लोग फिजिकल सेंस में समझेंगे, ठीक है। आप लोग का आज का होमवर्क यही है कि इसको फिजिकली आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस चीज को, इस रिलेशंस को, इन रिलेशंस को आप फिजिकली कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, और ट्रस्ट मी जिसको समझ में आ गया भाई बड़े ही ज्ञानी हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, बहुत सही रिलेशन है और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत